एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज कवरेज करेंगे बेटा द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और उसका रहेगा बेटा नाउ दिस इज योर डे ऑफ 26th, 27th एंड 28th ऑफ न्यूज़पेपर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज और न्यूज आर्टिकल्स हैं उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा इंटरनेशनल लेवल पर आप ध्यान रखना कि अभी एक बहुत ही नॉट एट द ग्रैंड लेवल बट एक छोटे लेवल पर एक वॉर और कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। वो दो इन्वॉल्विंग कंट्रीज आपके हैं, दैट इज थाईलैंड एंड कंबोडिया। Now they exchanged heavy artillery fire for second day on Friday as the border fighting intensified and spread while Cambodia's leader said Thailand had agreed to Malaysian ceasefire proposal but then backed down. मलेशिया इसके अंदर जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा है और अभी ये बॉर्डर इश्यूज को लेके लड़ाई कर रहे हैं। एटलीस्ट 20 people have been killed and more than 1,30,000 people displaced in the first fighting between Southeast Asian neighbors in 13 years. Now both sides जो है have blamed each other for starting the conflict on Friday and raised up the rhetoric. Thailand accused Cambodia of deliberately attacking civilians and Cambodia condemned Thailand for using cluster munition and controversial and widely condemned. So एक तरह से बॉर्डर इश्यूज को लेकर लड़ पड़े हैं एंड थाईलैंड एक्टिंग जो है आपके प्राइम मिनिस्टर दैट इज पृथ्वी बचई said that Cambodia had attacked on multiple fronts and the situation has intensified and could escalate into a state of war. तो इसमें आपको साथ में क्या ध्यान रखना है, दैट इज योर मैप। तो थोड़ा सा मैप को भी देख लेते हैं। नाउ दिस इज योर मैप एंड हियर लाइज योर थाईलैंड और ये है आपका कंबोडिया और ये इनका है बॉर्डर एरिया। तो इसको जो है वैसे भी आप ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनमें सभी जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं इसके मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करके रखो। म्यांमार, लाओस जो है वो कौन कौन से कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, थाईलैंड किसी के साथ शेयर करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी पैरेलल आप अच्छे से ध्यान में रखोगे इस न्यूज के साथ रिलेटेड आगे और फिर अभी कंटिन्यूएशन चलती रहेगी तो साथ साथ उसको भी वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट एक और हमारी इंटरनेशनल न्यूज है ईरान को लेके। ईरान होल्ड्स न्यूक्लियर टॉक विद E3 कंट्रीज ओवर यूएन सैंक्शंस। नाउ talks between Iranian and European diplomats in Istanbul ended Friday with the sides agreeing to meet again to seek on unpick the deadlock over your Tehran nuclear program. तेहरान का इश्यू पता है बहुत देर से चल रहा है। इससे पहले जब ईरान ने अटैक किया इजराइल पे उस टाइम पर भी यूएस ने बम्बार्ड किया था इनके 3 जो है वो न्यूक्लियर स्टेशंस को और अभी उसको लेके ही कंटिन्यूएशन चल रही है। तो आपको ये याद करना है कि ये E3 कंट्रीज जो है वो कौन से हैं, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी और इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं E3 एंड दे गैदर्ड एट इरानियन कंसुलेट बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टॉक सिंस इरान्स 12th डे वॉर विद इजराइल इन जून। तो इसको लेके आपकी बातचीत चल रही है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है एंड यू मस्ट रिमेंबर कि ये E3 कंट्रीज कौन से हैं। नेक्स्ट हमारी एक न्यूज है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं बट मेंस में आपको बहुत बार लिखना होता है व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन एट प्रेजेंट इन इंडिया, किस तरह से प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो वहां पे आप अच्छी स्कीम्स के साथ तो ऑब्वियसली लिखते ही हो लेकिन आपको क्रिटिकली भी लिखना पड़ता है। तो वहां पे हम बात करेंगे एक्सीडेंट्स की जो कि बहुत ही अजीब है। अब तक आपके ब्रिजेस गिर रहे हैं, फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपकी स्कूल्स की जो छतें हैं, रूफ हैं वो गिर रही हैं। तो अभी इतना आप थोड़ा सा उसको कोट कर लो। नाउ द रूफ ऑफ योर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इन पिपलोदी विलेज ऑफ राजस्थान झलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको झलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इतना सा रेफरेंस लर्न करके रखना है। वहां पे साथ जो है वो स्टूडेंट्स हैं वो दे हैव लाइक किल्ड और बहुत सारे जो है वो इंजर हुए। बस इतना सा ध्यान रखना है राजस्थान में कौन सी जगह है जहाँ पे कि ये आपका इंसिडेंट हुआ, दैट इज फॉर योर मेंस पर्पस। वहां पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में चीजों को रेफर करना पड़ता है, तो जस्ट टेक दिस पॉइंट राइट। अगेन एक और हमारी न्यूज है एंड दिस इज रिलेटिंग टू योर प्रीलिम्स मेनली। और आपको पता है कोई भी हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट उसमें उनकी जो हेड्स हैं स्पेशली जब कभी भी फर्स्ट फीमेल आ जाए तो और भी रेलिवेंस रखती हैं। तो ध्यान रखो उमा कांजीलाल हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नोऊ की जो है पहली आपकी वाइस चांसलर फीमेल बनी है, दैट इज उमा कांजीलाल and became the first women to hold the post since the university's establishment। और इस यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई 1985 के अंदर एंड द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय इग्नोऊ ऑन थर्सडे। बस दैट इज इट, इतना सा सिर्फ आपको याद रखना है। दैट इज मेनली फॉर प्री पर्पसेस और मेंस में आपको अगर रेफर करना हो विमेन एम्पावरमेंट में तो आप रिसेंट एग्जाम्पल वहां पे ये दे सकते हो। नेक्स्ट न्यूज बेटा है दैट इज ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और जैसे कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यूसली जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आपको ये क्वेश्चन पीसीएस
प्री मेंस दोनों में आने वाला है, और इस बार जो आपका यूपीएससी मेंस दैट इज वेटिंग, उसमें डेफिनेटली वन क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इट, बिकॉज आपको पता है कि हमने अपना एक टारगेट जो था जो 2030 में अचीव करना था, दैट इज टू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ योर 50% एटलीस्ट फ्रॉम द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट वी जनरेट आवर एनर्जी फ्रॉम, और ये हमने 2025 में ये अचीव कर लिया है। तो इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो आना ही आना है। और अभी ये जो हमारा न्यूज आर्टिकल है, दिस इज विद रेफरेंस टू द ग्लोबल सिनेरियो एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ ग्लोबल लेवल पे द वर्ल्ड एडेड अबाउट 582 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2024। डाटा लर्न करो। वर्ल्ड के लेवल पर टोटल 582 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारी एनर्जी कैपेसिटी अचीव हो चुकी है 2024 तक, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 15%। ये बताता है कि 15% इंक्रीज हुआ ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट बाय योर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं IRENA। दिस वाज द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन एनी सिंगल ईयर। मतलब ग्लोबली भी हमारा ये एफर्ट अच्छा चल रहा है, बिकॉज एक साल में इससे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ कभी भी इससे पहले नहीं हुई है। And currently the installed capacity of renewable energy across the globe stands at more than 4,442 gigawatt। installed capacity 442 gigawatt है, और हमारी जो renewable energy capacity हम जनरेट कर रहे हैं वो आपकी 582 gigawatt है। and this is around 30% of the world's electricity is produced from your renewable sources। तो globally 30% हम renewable sources से energy generate कर पा रहे हैं, and उतनी हमारी कैपेसिटी है। एंड द न्यू रिपोर्ट ऑफ IRENA which was released on July 10 also said that at the current rate of growth the world would come close to achieving its target of tripling renewable energy installed capacity। now this is again important। 2030 तक हमारा क्या एम है कि हमने ट्रिपल करना है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, जिसकी तरफ हम अच्छे से बढ़ रहे हैं। एंड द टारगेट इज कंसीडरिंग क्रूशियल फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड वाज पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट मेड एट COP28 मीटिंग इन दुबई 2023। और ये एग्रीमेंट हमारा 2023 में जो COP हमारा 28 हुआ था दुबई में, वहां पे भी हमने इसकी बात की थी। The rapid growth of renewable energy might give the impression that the world has made a good progress on meeting its climate objective। तो लग रहा है कि हम अपने climate objective जो है वो अचीव कर रहे हैं। However, renewable energy has not even begun to replace fossil fuels at the global level। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बेटा, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी ग्लोबल लेवल पर भी हम फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं। सो इट्स काइंड ऑफ एन एनिग्मा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है। नाउ एज ऑफ नाउ इट इज कैटरिंग मेनली टू द राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी बना भी रहे हैं, तो जो हमारी बढ़ती हुई डिमांड है एक तरह से उसको फुलफिल कर रहे हैं, ना कि हम रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच पाए हैं फॉसिल फ्यूल्स के लिए। सो इस वजह से ये दिक्कत है हमारे लिए। नाउ विच हैज इंक्रीज 3 टाइम्स सिंस 1990, और ये हमारी डिमांड 1990 कंपैरिजन में 3 टाइम्स ऑलरेडी जो है वो एक्चुअली बढ़ चुकी है एंड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो इवन हायर। तो हमारी खुद की एनर्जी डिमांड ही बढ़ती चली जा रही है। उस बढ़ती हुई डिमांड को आप रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है वो कंप्लीट कर रहे हो, जबकि जो फॉसिल फ्यूल जितना आप यूज कर रहे थे वो उतना ही यूज हो रहा है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एन एनिग्मा, राइट? Now, unabated use of fossil fuel across the world. So, while only around 10% of the new electricity installed capacity in 2024 was fossil fuel based, the use of fossil fuel in absolute term is still growing. इंस्टॉल कैपेसिटी में हम परसेंटेज में अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इतना ग्रोथ नहीं हुआ। बिटवीन 2012 टू 2023 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रू बाय 2.5% एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। हमारी 12 से लेके 23 तक हर साल हमारी जो कह सकते हैं कि योर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेसिकली वो 2.5% से बढ़ रही है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंडेड एट ए रेट ऑफ अबाउट 6% ड्यूरिंग द सेम टाइम, एंड दिस हैड लेड टू अ स्टेडी राइज इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स। तो हमें ये बढ़ती हुई बेटर परफॉर्मेंस उसमें दिख रही है कि आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ओवरऑल रिन्यूएबल की है वो आपकी
कंपैरिजन में 6% बढ़ी है, जबकि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो आपकी 2.5% बढ़ी है। तो इस वजह से हमें ऐसे लगने लग गया है कि हाँ रिन्यूएबल में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। लेकिन इसके अलावा हाउएवर फॉसिल फ्यूल करंटली अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। देखिए जितनी आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल 70% बेसिकली यूज हो रहा है उसके अंदर। Now in absolute terms more fossil fuels are being burned today than 10 years ago to produce electricity, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और उसके साथ थोड़ी बहुत रिन्यूएबल की आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर पाए हैं। इनफैक्ट अगर डाटा को प्रॉपर देखें तो 10 साल में आपके फॉसिल फ्यूल से भी आपका जो यूजेज है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। So to make matter worse, the increase in use of fossil fuel is expected to continue for at least a few more years. So as a result, greenhouse gas emission have reached record high in recent years. और यही रीजन है कि ग्रीन हाउस गैसेज में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, वो अभी भी that is on the rise, emission of your greenhouse gases. Moreover, electricity is still only a small slice of total energy use. और यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं जो कि एनर्जी यूजेज का बहुत छोटा हिस्सा है। Just 20% to 22% of the total energy consumed in the world every year in the form of electricity, right? And only 30% of electricity generation comes from renewable sources. तो आप जो बात कर रहे हो renewable sources की, वो बात कर रहे हो with reference to your electricity generation only. जबकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अपने आप में ही सिर्फ कितना हिस्सा है आपका, दैट इज 20 to 22% ऑफ योर जनरल एनर्जी कंजम्पशन। बाकी सब चीजों में एनर्जी कंजम्पशन आपकी ज्यादा होती है जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कराती है। Now this means that about 6% of the world's energy consumption comes from clean sources. More than 90% still comes from fossil sources, right? अगर हम on the whole देखें हमारी एनर्जी के यूजेज को, Now, note that there are some countries mainly in the Nordic region, जो आपके स्कैंडिनेवियन, आइसलैंड, नॉर्वे है, इनको नॉर्डिक रीजन बोलते हैं, where renewable accounts for a significantly higher share of total energy consumption. हाँ, वहां पे रिन्यूएबल से डेफिनेटली जो है वो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके सोर्सेज ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से हैं। However, the special condition existing in these countries are difficult to replicate elsewhere. तो उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी हैं, राइट? उनके ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत इजीली वो अपना हाइड्रो पावर का यूज कर सकते हैं और बाकी कंट्रीज में ऐसी जो पॉसिबिलिटीज है वो कम है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन बाय 2050 इवन the scenario not more than 40% to 45% of the world's total energy consumption would come from clean sources. 2050 तक भी आप 50% से नीचे ही रह रहे हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी कन्वर्जन में। So this means that energy transition which involves moving away from fossil fuel towards renewable energy on its own is unlikely to help tackle the climate crisis. इसलिए climate crisis आपका चल ही रहा है, उसको आप ये नहीं कह सकते हमने रिजॉल्व कर लिया है। एंड दैट इज व्हाई कार्बन रिमूवल इंटरवेंशंस व्हिच आर येट टू बिकम वायबल अज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस। इस वजह से आप अपना ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे कि आप कार्बन रिमूवल कर पाओ और उसके ऊपर ध्यान दो। एंड इट इज लाइक इट्स हैविंग मोर इंपॉर्टेंस नाउअडेज इन द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि चीजों को बहुत अच्छे से इंटररिलेट करके हमें बता रहा है। उसके बाद फर्दर सेइंग रीजनल इंबैलेंस इन ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल्स। अब हमारे पास इनफैक्ट इनबैलेंस बहुत गजब है। अब देयर आर अदर कंट्रीज विद द मैनर इन व्हिच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इज करंटली टेकिंग शेप। So far, the bulk of renewable energy deployment has taken place in a handful of countries. ये renewable energy resources भी सभी में नहीं है, and while the other have been left behind. So, ARENA report pointed out that while renewable capacity increased by 15% globally in 2024, ये सही है, in Africa it grew by just 7%, and that too from a very low base. Africa is where the largest number of people without access to है live. तो वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इतना एक्सेस ही नहीं है उनके पास, सिर्फ 1% अफ्रीका के अंदर है। And the ARENA report said 71% of renewable capacity additional last year took place in Asia. एशिया में थोड़ा बेटर चल रहा है। And this is slightly misleading as China alone accounted for more than 62% of global addition. ये फिगर भी आपकी मिसलीडिंग हो जाती है because maximum chunk हमारा एशिया में कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। And more than 62% of global addition, that is 364 gigawatt of 582 gigawatt installed globally. तो 582 में से 362 तो आपका चाइना से ही है। So the whole of Africa together got less than 1%.
Now, for the last few years, China has been consistently installing more renewable energy than the rest of the world combined. उन्होंने तो अपनी माउंटेन्स के ऊपर भी सोलर पैनल लगाए हुए हैं चाइना ने तो. And apart from developed countries, China and some large players such as India, the renewable energy footprint has not grown as fast pace. इनफैक्ट इंडिया में भी उतनी फास्ट पेस में हम नहीं कर सकते जितना कंपेयर अगर हम चाइना से करें. So it is true that these are the countries that also happen to be the biggest emitters of greenhouse gases. Effective energy transition here would be more consequential from the climate change perspective than in, for example, Africa. एशियन कंट्रीज बहुत पॉपुलस हैं, तो उस वजह से वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर ही रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है. तो उस हिसाब से हमारी ये आर्टिकल के हिसाब से जो फिगर्स आ रही हैं एजेंसी के हिसाब से, तो हमारी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं हुई अभी. And however, this kind of lopsided deployment of renewable energy, coupled with the fact that China has a near monopoly on the production and supply of most of the renewable system, could leave many countries and regions behind. Once again, एक और प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी में चाइना इतना आगे है कि बाकी कंट्रीज को उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि वो अपने रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन अगर बनाए तो उनको वहां से जो है इंप्लीमेंट्स जो लेने हैं वो चाइना से लेने पड़ते हैं. तो चाइना के पास मेनली सप्लाई चेन है आपकी. So renewable energy such as solar, wind might be available universally. सब जगह सन है, विंड है, लेकिन unlike say petrol that is found in only limited geographies, but the technologies needed to harness this energy are getting increasingly inaccessible. लेकिन टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना इसको यूज करने के लिए, वो सबके पास नहीं है, वो inaccessible है. So China dominates the production of manufacturing of solar PV systems, for example, but also consumes more than half of it. वो पीवी सिस्टम्स उसके पास मैक्सिमम सप्लाई है, खुद वो मैक्सिमम खुद अपने आप के लिए ही यूज कर लेता है. एंड बट आल्सो कंज्यूम्स एंड लार्ज बायर्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कम्स मोस्ट ऑफ व्हाट इज एक्सपोर्टेड, और यूएस और इंडिया मैक्सिमम उससे बाकी चीजें खरीद लेता है. सो देयर इज अ लिटिल सप्लाई फॉर अदर्स. तो अफ्रीका जैसे कंट्रीज के पास सप्लाई नहीं है. आल्सो मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड ऑफ चाइना व्हिच कुड हैव फिल्ड द गैप इज स्ट्रगलिंग. बाकी उनके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है, इसलिए चाइना से बाहर हम कैसे प्रोड्यूस करें. Now this is because other countries are not able to compete with China's economies of scale, और वहां पे ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट जो है वो कम है और स्टेट्स जो है प्रॉपर सब्सिडीज देते हैं, इसलिए वहां पे प्रोड्यूस करना सोलर पैनल्स वगैरह टेक्नोलॉजी भी है और वो चीपर भी रहता है. So China's control over renewable energy system has begun to appear similar to the OPEC countries hold over global oil supply. Now this is again ये आपकी यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि is it true that the way OPEC has control over the resources of your petroleum and the same is there with China in terms of your renewable technology? Discuss. ये आपका क्वेश्चन बनता है. तो yes, there is no doubt about that. तो ये इनके पास ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी मोनोपोली कर ली है. एंड एनर्जी सिक्योरिटी हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट कंसर्न ऑफ द कंट्रीज, पुशिंग मेनी ऑफ देम टू सिक्योर व्हाटएवर ऑप्शन इज अवेलेबल टू देम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज क्लीन और नॉट. एनर्जी सबको चाहिए ही चाहिए, और अब जब चाहिए तो क्लीन है या नहीं क्लीन है ये बाद में देखा जाता है. Now, the transition to clean and renewable energy system is not as simple as it is sometimes made out to be, and there are several layers of complexities which make the goal of curbing global temperature below 2 degrees Celsius look increasingly unrealistic to achieve. यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए. ये जो ट्रांजिशन हमें लग रही है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल इज दैट इजी प्रोसेस, ऐसा नहीं है, इसमें लेयर्स हैं, और इस वजह से इनफैक्ट जो हम 2 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए अचीव करना. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. बहुत अच्छा यहाँ पे आपको जो है कवरेज मिल रहा है, इसको आप बहुत बढ़िया से कहीं पे लिख के इसको मार्क करके तैयार कर लो, और वो आपको जो है इसके साथ थोड़ा सा चार्ट्स भी मिल रहे हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स बाय जो है रीजन, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका रिन्यूएबल से कितना ले रहा है, नॉन रिन्यूएबल से कितना ले रहा है, दैट इज गिवन हियर. तो जो रेड है, रेड वाला जो है दिस इज मोर ऑफ योर नॉन रिन्यूएबल. तो अभी भी मैक्सिमम कंट्रीज आपको नॉन रिन्यूएबल में ही दिख रहे हैं. साउथ अमेरिका में कंपैरेटिवली रिन्यूएबल जो है वो बेटर है, और एशिया में 27% ही है, 73% अगेन योर नॉन रिन्यूएबल. राइट, तो इस डाटा को आप अच्छे से कवर करो. नेक्स्ट जो न्यूज है दिस इज अपॉन योर कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल. इसके ऊपर आपको इसमें डाटा मिल रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो. इंडियाज एनुअल रिटेल फूड इन्फ्लेशन रेट फेल टू -1.06% इन जून. रिटेल फूड इन्फ्लेशन हमारी कम हुई है, द लोएस्ट सिंस जनवरी 2019. बट consumers continue to feel the pinch from high prices on some items. लेकिन कुछ आइटम्स महंगी हैं अभी
Among them is vegetable oil, where year-on-year price increase reached to 17.7% in June, according to National Statistical Office. Now, the All India average bottle retail price of palm oil is currently 132 rupee per kg compared with rupees 95 a year ago. पिछले साल 95 रुपी था, अब बढ़कर सीधा 132 हो गया है. That is your palm oil. And ये डाटा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का. राइट हमेशा आप टेंशन करा करिए जब भी आप कोई डाटा लर्न कर रहे हो तो इसकी कौन सी एजेंसी से आपने वो डाटा लिया है. द प्राइसेस ऑफ सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल हैव राइजन फ्रॉम 120, 154, 115 से बढ़कर सीधा 159, 150 एंड 176 रिस्पेक्टिवली हो चुके हैं. However, the increase in prices of these oils is nothing compared to what coconut oil has seen. Coconut oil का हाल देखना क्या है. Since the beginning of this year, the wholesale price of coconut oil at Kerala's Kochi market has zoomed from 22,500 per quintal to 39,000 per quintal. और ये कोची का रेट बता रहा है. At the retail level, the oil is selling around rupees 460 per kg, close to double its early June-January prices जो है आपका, that is 242, 250. तो 240 से बढ़कर 460 अभी ये हो गया है. And this make coconut oil more expensive now than even आपका जो है sesame oil और traditionally premium oil है is retailing for about 425 per kg. तो आपका जो premium oil है उसके ऊपर इनफैक्ट जो है रेट आपका कोकोनट ऑयल का हो चुका है. Not only are coconut oil prices at all-time high, I haven't in my 50 years of trading seen these go up so much so in such a short time. इसमें अब क्या आपके reasons हैं? Global factor. Tom Jones, chairman of your Ijapur-based KSC Limited, India's largest solvent extracted coconut oil producer, है attributed the unprecedented price rise mainly to the output in Philippines and Indonesia falling due to El Nino induced drought. तो एक तो आपका इंटरनेशनल लेवल पर ज्योग्राफिक रीजंस हो गए, ठीक है. एल निनो इंड्यूस्ड ड्रॉट्स आपको दिखे हैं फिलीपींस और इंडोनेशिया में. एंड दीज टू कंट्रीज आर द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर कम एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड व्हाइट फ्लैश. और ये ही हमें ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं और ये कोकोनट से जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. सो ये देखो, ये टेबल आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोकोनट ऑयल प्रोडक्शन टॉप 3 कंट्री, सबसे ऊपर आपका फिलीपींस है, देन इंडोनेशिया है और थर्ड पे जो है वो इंडिया है. राइट नंबर जो है इन लैक टन्स में हमें ये फिगर हमें दिखा रहा है. इंडिया एडिबल ऑयल में सबसे ज्यादा पाम ऑयल है, देन सोयाबीन, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है. कोकोनट ऑयल 3.9 जो है ये हमारी लैक टन्स के अंदर हमारी जो यूजेज है. Now back to this, the El Nino event which lasted from July 2023 to June 2024 affected the growth of coconut flower and fruit development during 2024-25 marketing year that began in October. So the impact is being felt now as it takes roughly a year for a single coconut to grow from flowering on the tree to a fully mature fruit. तो इस वजह से अभी हमें जो कोकोनट है उसकी प्रोडक्शन में कमी नजर आ रही है. And the weather disturbances on the top of your aging coconut plantation in the two countries have led to global supply tightening and to buyers scrambling to stock. तो एक ये आपका सबसे बड़ा रीजन है. Then no immediate supply response to high prices expected because coconut tree, even the improved dwarf and hybrid palm varieties start bearing fruit only 3 to 5 years. तो ये 3 से 5 साल तो वैसे ही फ्रूट जो है वो राइप होने में लेता है. So the prices sentiments has been further boosted by reports of the Indonesian government planning restriction on the import. So obviously अब आपकी इंडोनेशियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि उनको खुद को दिक्कत आ रही है amid concerns over the shortage of the food. So meanwhile, government of Philippines has introduced 3% mandatory blending of coconut oil based CME, that is cocoa methyl ester, in diesel sold in the country from October 2024. Now the blend could go up to 4% in 2025 and 5% in 2026, which would reduce the exportable surplus of coconut oil further. अब ये blending भी अगर अपने यहाँ पे करेंगे तो हमारे लिए और कम हो जाएगा ये oil. Now marginalized oil of the 5.7 lakh tons of coconut oil produced in India, only 3.9 जो है it is used for food, that is cooking and frying, and the rest goes into the manufacturing of hair oil, cosmetics, soaps and other industrial applications.
So like other indigenous cooking oil, that is mustard, sesame, groundnut, coconut oil has lost market share to the predominantly imported oil, that is palm, soybean and sunflower. तो इनका इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा refined की form में करते हैं. The 3 imported oil accounted for about 72% of almost 260 and it total domestic edible oil consumption during the year ended with October 2024. The only indigenous oil that has had out is mustard, coconut is low down in the list. So mustard definitely indigenous हम करते हैं, coconut का number और नीचे चला गया. Even in Kerala, the state that is named after the like Kera, that means होता ही coconut tree है. The annual consumption of coconut oil is just 2 liter and estimates जो है ये बताए गए हैं and that is half the consumption of palm oil. अगर palm oil 4 liter यूज हो रहा है तो coconut oil वहां पर भी कम हो गया है, 2 liter है and more than sunflower oil. And from being the top producer of coconut, Kerala has now slipped to 3rd place. Very very important fact. हमारे यहाँ पे अगर हम coconut production की बात करें तो केरला नीचे चला गया है behind तमिलनाडु and the number 1 producer is Karnataka. Very important data for PCS prelims. Top is Karnataka, then comes Tamil Nadu, and then comes Kerala in the production of your coconut. And on the whole, the record high prices of coconut oil may not hurt that much given the extent of this marginalization. तो शायद उतना अपने को असर ना पड़े because इसकी यूजेज भी हमारे कंट्री में कम हुई है. If anything, it may accelerate the shift to other oil. ठीक है, और ज़्यादा हो गई तो लोग खाने में बाकी के ऑयल्स जो है वो ज़्यादा यूज करेंगे. बट स्टिल आपको ये डाटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फॉर प्री एज वेल एज मीन्स. नेक्स्ट न्यूज है हमारी अगेन बेटा इंडिया एंड यूके ट्रेड डील के ऊपर. इसमें धीमे धीमे न्यूज़पेपर्स में डाटा निकलता रहेगा और साथ ही हमें इसको कवर करना चाहिए बिकॉज एक क्वेश्चन आपका ये डेफिनेटली आना ही है. तो आगे देखते हैं और कितना डाटा हमें मिल रहा है इस न्यूज के अंदर. नाउ कमर्स सेक्रेटरी सुनील बार्तवाल ऑन फ्राइडे सेड दैट इंडिया कैन फेस कंपटीशन एंड इज नॉट the tariff king as India's average tariff for UK following the trade deal are set to drop to 3% compared to the current levels of 15%. तो अब हमारा टैरिफ रेट हमने बहुत गिर दिया है, 3% रह गया है 15% से. So Bartwal said at a press briefing that India and UK have managed to strike a right balance between strength and sensitivities. जबकि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने कोशिश की है कि दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडिया और ब्रिटेन एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करें. And that government will begin capacity building of exporters to make full use of the tariff concession achieved in UK deal. Now, आपका जो ये फ्री ट्रेड एरिया है आपका FTA are done, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है हमारे. Now, these are done, but the gains from the concession can only come through stakeholders involvement. We have got concession. तो कहाँ पे UK ने हमें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बात की है, कंसेशंस दी है टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, प्रोसेस्ड फुटवियर सेक्टर वेयर टैरिफ्स वर एज हाई एज 70%, जिसमें कि पहले आपके टैरिफ 70% तक थे. And now the Commerce and Industry Ministry will begin capacity building for our exporters. Now Bartwal said that the fears of dumping are unfounded as the trade deal has rules of origin and product specific rules in place to address such concerns, adding that the deal is expected to be ratified by UK government within a year. अभी ये डील्स चल रही है बिकॉज इसमें साइन होने में भी टाइम लगता है और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि डंपिंग का कोई सवाल नहीं होगा. हम कोई ऐसा नहीं कि सस्ती गुड्स जो है वो किसी की मार्केट में डालेंगे. Now UK government within a year as it must pass through both the houses. Now the regulatory ecosystem between the two countries will also be improved, and in this FTA there are timelines as to when the mutual recognition agreement is supposed to be completed. तो उन्होंने timeline भी साथ में दी है and this will improve certainly for the business operation. Now sectoral gain and sensitivity में government officials said that India's major export from your labor intensive sectors है कैसा, जैसे कि टेक्सटाइल है, जेम्स ज्वेलरी है, लेदर है, फुटवियर है, मशीनरी है, फार्मास्यूटिकल है एंड प्रोसेस्ड फूड आर सेट टू गेन अ मेजर एज विद जीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूके. अब हमें वहां पे जो है वो जीरो ड्यूटी एक्सेस उनकी मार्केट का मिल जाएगा, इंप्रूविंग द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन यूके. सो मे बी हमारी ऑब्वियसली से कम्पिटिटिवनेस इंडियन गुड्स की बढ़ेगी. UK market opens up duty free for nearly all Indian agri exports. ये पॉइंट लेते जाना अब आप. And with just a few limited exceptions है फूड के अंदर कौन से, जैसे कि पोर्क, चिकन, एग, राइस, शुगर, इसमें नहीं है ड्यूटी फ्री. एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अवर फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स टू शाइन ऑन अ ग्लोबल स्टेज. द मिनिस्ट्री सेड दैट इंडिया हैज सेफगार्डेड सेंसिटिव सेक्टर्स. हमने अपने आप को कहाँ पे सेफगार्ड करा, डेयरी, सीरियल, मिलेट, पल्सेस एंड वेजिटेबल टू हाई वैल्यू आइटम्स लाइक गोल्ड, ज्वेलरी and lab grown diamonds and certain essential oils.
So strategic exclusion also cover critical energy fuel, marine vessel, war clothing, critical polymers and their जो है मोनोफिलामेंट्स, स्मार्टफोन, ऑफिशियल ऑप्टिकल फाइबर्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी एमएसएमईज को एंड नेशनल इंटरेस्ट के अंदर. नाउ नोटेबली इंडिया इज जो है हैज opened 89.5% of its tariff lines covering 91% of UK export. अब UK जो हमें चीज एक्सपोर्ट करता है उसका 91% जो है हमने एक तरह से ओपन कर दिया है हमने भी, एंड 24.5% ऑफ यूके एक्सपोर्ट वैल्यू विल एंजॉय इमीडिएट ड्यूटी फ्री ऑफ मार्केट असेस. हम उन लोगों को पूरा ड्यूटी फ्री मार्केट असेस देने वाले हैं. स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली दोज वेयर योर डोमेस्टिक कैपेसिटी इज बीइंग बिल्ड और under flagship initiative like Make in India and PLI will see concessions over period of 5, 7 or even 10 years with gradual tariff reduction. तो धीमे धीमे हम gradual tariff reduction करेंगे उनके लिए because हमारा खुद का Make in India प्रोग्राम भी चल रहा है. Now sectors जो है सभी सेक्टर में देखें तो Joint Secretary of Ministry of Commerce वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं that UK has offered its best FTA deal to India compared to all its trade partners in services में हमें बहुत अच्छी डील मिल रही है. Adding that UK has provided comprehensive and deep market access in 137 subsectors. India has a trade surplus of around 6.6 billion with UK with export of 19.8 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट 13.2 बिलियन का है. ये हमारा 25 का डाटा है. तो हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है यूके के साथ. सो ही सेड दैट यूके's commitment on mobility are comprehensive and best in your FTA. UK has provided an assured mobility regime for various categories of natural person business visitors for all sectors. तो वो हमारे लिए अपना जो है डेफिनेटली सेक्टर ओपन रखेंगे, यहाँ से लोग जा सकते हैं 90 डेज इन एनी 6 मंथ पीरियड. एंड इंट्रा जो है आपका कॉर्पोरेट ट्रांसफर एंड जो है आईसीटी एक नई टर्म और आई है, बीवी बिजनेस विजिटर्स है एंड देन ICT दैट इज इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर जो है, इसको ध्यान रखो आप टर्म्स को फॉर ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट्स फॉर लाइक विद इन लाइक 3 इयर्स में करेंगे. नाउ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट यूके हैज अकॉर्डेड इंडियन supplies a legal guarantee to participate in UK procurement market. तो वहां से procurement भी कर सकते हैं worth approximately 122 billion for procurement conducted at central level of the government and certain utilities. India similarly opens up market opportunity of 114 billion. हमने उनको 114 बिलियन की मार्केट ओपन करी है. For the first time UK agreed to take a binding commitment to provide non-discriminatory treatment to our suppliers under the UK social value regime. तो हमें लिख के भी देने वाला है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. And UK threshold for goods and services is approximately rupees 16 crore and India जो है 1.6 crore and India's threshold is approximately आपका 5.5 crore. So procurement related to construction services, both sides have agreed to similar threshold of your around rupees up to 60 crore, right? Now, a government official said that India has taken a complete carve out for its MSME preferential procurement policy. MSME के लिए अच्छा किया है ये. With respect to Make in India policy, access to UK supplies जो हमारे लिए होंगी is restricted to eligibility to जो है participates as deemed class 2 local supplies in domestic tender above the agreed threshold. So Indian suppliers will continue to receive preferential treatment. तो हमारे suppliers को preferential treatment मिलता रहेगा as class 1 local suppliers in the UK, the official explained. तो इस तरह से ये हमें जो बेनिफिट है वो यहाँ पे यूके से होने वाले हैं. इस डेटा को आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार पॉइंट्स में लिख के रख लो. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग बेटा अगेन इन रिलेशन टू इंडिया एंड यूके और दिस इज रिगार्डिंग कार्बन टैक्स. अब इस पे देखते हैं क्या है. India's efforts to secure a concession for its small and medium enterprises under UK's Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM did not materialize. ये हम materialize नहीं कर पाए हैं जो कि इन फ्यूचर में हमारे ऊपर लगाने वाले हैं as the text of India free and UK free trade agreement जो है हमारा release on Thursday made no mention about it because उसका कोई mention ही नहीं था FTA के अंदर. and UK's CBAM which is set to come into effect ये 2027 में जो है जनवरी 1 से स्टार्ट होने वाला है is expected to impact India's export of steel, aluminium and carbon intensive goods. India's steel and aluminium exports are already facing steep tariff restriction from US after US President Donald Trump इन आइटम पे 50% तक ऑलरेडी ले चुके हैं.
और ये बात हमने डिस्कस भी करी हुई है ऑलरेडी, एंड दिस इज इन रिलेशन टू ईयू ऑल्सो, क्योंकि ईयू भी अपना जो है वो कार्बन टैक्स जो है वो लगाने वाला है. Now, the absence of resolution not only weakened India's position but also cast a shadow over the duty concession won for 99% of its export to UK under the long negotiation rate deal. तो जो 99% आपको थोड़ी बहुत concession मिली है, इसका भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब ये टैक्स वो लगा देंगे. So trade experts believe that if UK has not conceded ground on the carbon tax, EU may also refuse to offer any concession on its own carbon measures. अगर आप UK को नहीं मना पाए तो EU को भी कैसे मनाएंगे आप? So, इस वजह से Ambassador to India told Indian Express last month that EU CBAM is not a part of even negotiation. While Ministry of Commerce and Industry claimed that UK trade deal will allow around 99% of India's export to benefit from zero duty excess, लेकिन CBAM जो है significantly could alter that. Definitely आगे जाके CBAM का impact पड़ जाएगा, ये हमारे लिए बिल्कुल ड्यूटी फ्री नहीं रहेगा. And UK government has said that carbon tax will apply to both direct and indirect emission. तो इसमें हमने क्या बात की थी कि जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो उसमें आप कितनी कार्बन एमिशन करते हो, तो अगर जिस लेवल पे उन्होंने आपको रखा उससे ज्यादा अगर आप कार्बन एमिशन करते हो तो दे विल ऐड मोर टैक्सेस अपॉन दैट थिंग. ठीक है, और ये हमारे जैसे कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है. एंड now the CBAM goods including those emission embodied in relevant precursor goods at point where up the value chain. This means that London based on its carbon calculation could impose duty on Indian intermediary exports as well as finished goods. Intermediary goods पे भी लगा देगा, ये finished goods पे भी लगा देगा. And Indian good export worth at least 775 million to UK इतना डॉलर thereafter continue to face a risk of higher duty under carbon tax mechanism. Wider scope of CBAM. So as per CBAM regulation, UK will place a carbon price on some of the most emission-intensive industrial goods imported to UK, covering your aluminium sector, cement, fertilizer, hydrogen, iron and steel sector, which are considered at risk of carbon leakage. But the scope will increase even going forward. Now, the sectorial and product level scope of CBAM will be kept under review beyond 2027 as new evidence come to light to reflect the changes. तो ये बाद में चेक करेंगे, तब तक ये होगा. And India's export to UK rose by 12.6% to $14.5 billion, while imports जो है वो grew by 2.3%, 8.6 से आपका जो है $billion. So bilateral good trade between India and UK increased. तो ये डाटा पीछे भी आ चुका है, इसको थोड़ा सा आप at the moment जो चल रहा है ये थोड़ा याद रखो. And challenges at WTO, as no concession was secured under FTA, India could challenge the regulation at WTA on the ground of CBAM violates special and differential treatment to region. तो इस बात को हम आगे WTO में वैसे उठा सकते हैं, तब देखेंगे कि कैसा इसका फंक्शन होगा. राइट, नेक्स्ट न्यूज में हमें अच्छा डाटा मिलेगा रिगार्डिंग योर इंश्योरेंस सेक्टर. ये आपका न्यूज में है और इनफैक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो इंश्योरेंस सेक्टर पे क्वेश्चन आपको आते ही हैं. हाउ विल यू गेट डाटा, यहाँ से आपको एग्जैक्टली मिल रहा है. India's insurance sector is projected to witness robust expansion with gross underwritten premium GWP, gross underwritten premium expected to more than double, rising by 123% to rupees 25 lakh crore by 2030. अभी कितना है 11.2 लाख करोड़ 2024 तक, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. किसकी रिपोर्ट है ये याद रखा करो, एंड मैकिन्से एंड कंपनी. नाउ दिस सर्ज इज लाइकली टू लिफ्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फ्रॉम द करंट 3.7% टू 5%. हमारी करंट पेनिट्रेशन सिर्फ 3.7% है, ये बढ़ के 5% हो जाएगी, ब्रिंगिंग इंडिया क्लोजर टू ग्लोबल एवरेज. ग्लोबल एवरेज कितनी है 6.8% 2023 तक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा रिगार्डिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. So between FY20 and 24, industry saw strong double-digit growth, and the total premium across life and non-life segments increases from 7.8 lakh crore to 11.2 lakh crore जो है वो हमारा प्रीमियम बढ़ा. India's insurance sector is entering a new era of opportunity with a potential to more than double by 2030. So mind it, सिर्फ इसी स्टेटमेंट से ही India's insurance sector is entering a new era of opportunity with potential to more than double योर बाय 2030. ये आपका यूपीएससी का मींस का क्वेश्चन हो सकता है, पीसीएस का मींस का क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से भी हो सकता है. राइट, द रिपोर्ट सेड द रिटेल सेगमेंट कुड अटेन जीडब्ल्यूपी ऑफ अराउंड रुपीज 21 लाख करोड़ बाय 2030, ऑफ विच 90% इज ड्रिवन बाय लाइफ सेगमेंट. मेनली आपका लाइफ सेगमेंट से है. अराउंड 65% ऑफ रिटेल अपॉर्चुनिटी इज
present at extreme end of the customer pyramid, and ultra high net worth individual से and high net worth individual at one end, and the mass market customer जो है वो हमारा on the other end. The intent to buy insurance is missing despite awareness, the report said, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आई है. In the retail segment, among the affluent as well as your UHNI and HNI, ये आपको बताया है ultra high net worth वाले and high net worth individual जो है with household personal financial assets of over rupees 8.5 crore. 60% customers believe that their ideal life insurance cover should be of like 10 times their salary, and yet only 30% have the cover. So अभी भी यहाँ पे इंडिया में उतनी ज़्यादा समझ नहीं है. एंड सिमिलरली इन द इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट 70% माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस परचेज जो है इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ देयर रेगुलेटरी और क्लाइंट मैंडेट्स, क्योंकि पता है कि रेगुलेशंस में तो वो लिखते हैं. बाय 2030 जो आपके अल्ट्रा रिच टाइप है, कस्टमर्स कुड अकाउंट फॉर अराउंड 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड रिटेल वैल्यू पूल, व्हाइल मास मार्केट सेगमेंट जो है इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट नियरली 45%. While nearly 70% of your affluent है retail customer purchase insurance on the recommendation of trusted advisor, 45% जो है वो rely on the recommendation of their friends. Now claims experience कैसा है? Claims experience is a key differentiation in the insurance journey, as many as 50% of the affluent और high जो है आपके net worth individual customers considered switching their insurance and channel of purchase, and nearly half of them switched due to dissatisfaction with the claim process. क्लेम इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है दे पाते, इस वजह से जो लोग हैं वो स्विच करते हैं. सिमिलरली और 55% ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस हैव हैड देयर क्लेम्स रिजेक्टेड. इन फैक्ट 75% जो है दे सीक असिस्टेंस विद डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपेयर इन द क्लेम्स प्रोसेस. एंड दी सेगमेंट स्पेसिफिक जो है इनसाइट आर डिराइव्ड फ्रॉम IBA इंश्योरेंस इनसाइट सर्वे से हमें ये मिल रही है. So GWP for the institutional segment largely in non-life अगर देखें तो it's expected to grow nearly 3 times to reach 2.8 lakh crore by 2030. So this is all about this news. इतना सा आप अच्छे से एक बार डाटा कवर कर लो because आपका क्वेश्चन बनता है, so you need to write about your current data, right? नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग पावर कॉरिडोर, और यहाँ पे आपका ऑब्वियसली इन्वायरमेंट आ जाता है. Now giving relief to renewable energy companies from blanket restriction on existing overhead power line in habitat. कौन सा ये न्यूज में है? Great Indian Bustard. Supreme Court appointed expert committee has proposed designated power corridor for transmission line in Gujarat and Rajasthan. So गुजरात और राजस्थान में जो एक पावर कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं जिसपे ऊपर रोक लगाई जा रही थी बिकॉज ये कवर करेगा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रीजन को. उसके ऊपर फिलहाल स्टे नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी बना के उसको अलाउ कर दिया है. सो दिस इज योर न्यूज, और इसमें आप थोड़ा सा ये देख सकते हो रिवाइज प्रायोरिटी एरियाज आपके जो कहाँ पर है, और ये जो इतना सारा आपका जो ये रीजन है दिस इज अ डेजर्ट नेशनल पार्क रीजन, तो ये बीच में आ रहा है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम अपनी इकोलॉजी को एक्चुअली डिस्टर्ब कर रहे हैं विच इज नॉट गुड ऑन द सेक ऑफ योर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑल. Now, so ये revise the boundaries of GIB conservation zone. राजस्थान एंड गुजरात it has proposed a revised priority area. तो वो कहते हैं कि आप अपने खुद के ही बस्टर्ड रीजन को ही जो है वो रिवाइज करो. एंड प्रायोरिटीज एरिया 14,013 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड 740 स्क्वायर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली इन गुजरात एंड राजस्थान. एंड these priority areas are meant for focused conservation and protection of your GIB, Great Indian Bustard. The corridor proposed by 7-member committee will be 5 km wide in Rajasthan and between 1 to 2 km wide across 2 separate zones in Gujarat. One members of the committee, however, is learned to have submitted a dissent, जो कि एक member उन कमेटी में से खुश नहीं था. Estimated population of large bird are once considered a candidate for national bird is below 150. इतनी कम पॉपुलेशन की रह गई है. And owing to this poor region, GIB is at the high risk of injury and death due to collision with power lines. In addition to these collisions, GIB population have plummeted over the year due to hunting, predation and जो है habitat loss. लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, which is very bad. In March 2024, Supreme Court bench headed by Justice D.Y. Chandrachud in fact has recalled the 21 Supreme Court order that required all power lines of GIB habitat to be buried underground. जबकि इससे पहले ये कहा गया था कि आपकी जितनी भी power lines है वो underground होनी चाहिए following concern about the technical and economic feasibility of such a move. लेकिन अभी इनको लग रहा है कि पैसा बहुत खर्च होगा. So it is then tasked the expert committee with prescribing measures to mitigate GIB death from power lines while balancing conservation goal with mushrooming जो है आपकी renewable energy development in these two states. Now, Abhi committee has proposed a set of mitigating measures and restrictions based on zonal
जोनल प्रायोरिटीज। तो इन्होंने कुछ आपकी रिकमेंडेशन जो है वो दी हैं। क्या है? दैट इज एक्जिस्टिंग पावर लाइंस इन बस्टेड हैबिटेट हैज टू डेल्ट विद बेस्ड ऑन वोल्टेज, इमीडिएट बरिंग ऑफ सर्टेन लाइंस आइडेंटिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन की जीआईबी एरिया, जो उसमें से एग्जैक्टली निकल रही है उसको बरी करो। लाइंस ऑफ 220 जो है किलोवाट एंड अबव बी असेस्ड इंडिविजुअली टू पॉसिबल मिटिगेशन एंड इन सम केसेस रीरूटिंग लाइन आउटसाइड प्रपोज्ड पावर कॉरिडोर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ जीआईबी कोल्यूजन। जो भी आपको लगता है जहां पे कोल्यूजन ज्यादा हो सकती है उसको रीरूट करो। 79 किलोमीटर ऑफ लाइंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर दिस। नो न्यू ओवरहेड पावर लाइंस, विंड टर्बाइन सोलर प्लांट जो है प्लांट्स ओवर 2 मेगावाट और एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट इन प्रायोरिटी एरियाज गुजरात एंड राजस्थान। ओनली पावर लाइंस ऑफ 11 जो है आपका किलोवाट एंड लोअर कैपेसिटी विल बी परमिटेड। तो अपनी तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेइंग न्यू पावर लाइंस आउटसाइड द प्रायोरिटी एरिया। प्रायोरिटी एरिया से बाहर आप जो है वो ले कर सकते हो। The sources said the idea behind creating power corridors is to ensure that birds, especially in high-risk habitat like Jaisalmer and Kutch, are not forced to repeatedly navigate through a maze of criss-crossing power lines. लेकिन at the same time सुप्रीम कोर्ट इसका भी ध्यान रख रही है कि ये जो बर्ड है जहां पे ज्यादा आपको मिलता है जैसलमेर में और कच्छ में, तो इनको ये ना हो कि अपना रीजन छोड़ के इधर उधर मूव करना पड़े और जिसकी वजह से जो आपकी पावर लाइंस हैं इसके साथ इनके एक्सीडेंट्स हो सके। सो दीज एरियाज आर डेंसली डॉटेड विद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लाइंस। एक्चुअली another important mandate of this panel was to review the boundaries of the busted habitat। तो ये आपकी कमेटी जो बिठाई है वो ये रिव्यू कर रही है कि मेनली देखें कहां पे ज्यादा जो है इनका हैबिटेट है। सो दैट इज लाइक बस्टेड हैबिटेट इन मार्च 2024 सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईबी हैबिटेट इनटू, उसमें इसकी 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। प्रायोरिटी एरिया जो है दैट इज 13,000 अराउंड आपका किलोमीटर है, वेयर बर्ड्स आर नोन टू लिव एंड ब्रीड रेगुलरली। एडिशनल इंपॉर्टेंट एरिया है अराउंड 5900 याद कर सकते हो, विच इज ऑल्सो मैटर बट ऑल्सो लेस फ्रीक्वेंट एरिया भी है जो कि आपको पोटेंशियल एरिया में बोला जाएगा, दैट इज अराउंड 78,000 किलोमीटर। और लार्ज ओपन लैंडस्केप वेयर द बर्ड्स माइट थ्राइव, जहां पे वो कम जाते हैं। These zones were mapped using field survey and satellite tracking data collectively and Institute of India and the Rajasthan Forest Department in 2014. After reviewing the data, committee decided to retain 13,000 around जो है आपका square kilometer of priority area in Rajasthan from 5900 जो है square kilometer marked as additional, and it has recommended including even just 850 square kilometer area. So an area 14,013 square kilometer is thus proposed as revised priority areas. इस एरिया को revised priority area बनाया गया है for bustard in Rajasthan. Remaining additional important areas was excluded due to fewer GIB sighting and this importance for expecting power transmission, because वहाँ पे sighting भी कम हुई है, इस वजह से वहाँ पे इनको allow किया गया है transmission lines के लिए। Focus in Rajasthan will be on Desert National Park, that is your Salkha, Kuchni area, Sanu, Mokla, Parevar, Pokhran Field firing range, buffer area of your Ramdevra and the eastern periphery of PFFR, Dholia, Kitloia, Chacha। ये सारे regions थोड़े ध्यान रखना। And in Gujarat, committee retained priority area of 500 square kilometer and has proposed consolidation जो है revised priority area for 740 kilometer, right? एंड देन फिर इसके साथ ही आपका और थोड़ा सा क्या है, दे हैव प्रपोज्ड कंसोलिडेशन ऑफ द जो गिवन है 740 स्क्वायर किलोमीटर। सो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जो है सुमित दुखिया, फैकल्टी ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और उन्होंने कहा कि द एरिया एक्सक्लूडेड इन राजस्थान हैज बस्टेड प्रेजेंस एंड जीआईबी यूज द एडिशनल इंपॉर्टेंट एरिया इन द नॉन ब्रीडिंग सीजन इन द ओल्ड इनक्लोज एरिया इन रसला। उसमें थोड़ी बहुत लूप होल पता चले हैं कि एरिया एक्चुअली थ्राइव होता है बस्टर्ड से। सो 2 known GIB deaths have been documented from here. Just adjoining to this enclosure is a big Shri Degran Mata Oran that is deemed forest, and every 5 to 10 GIB visit जो है वहाँ पे होती है। So submitting a dissent note, इस वजह से इसमें criticism में भी आप ये points डाल सकते हो, इसी वजह से एक member ने dissent भी किया, that is Devesh Gadavi, and the Corbett Foundation is learned to have submitted that all existing overhead power lines of 330 kilowatt and above within the revised priority area should either be buried। तो ये जो आपने रिवाइज एरिया में दे दी है लाइंस वो गलत है, उनको या तो आप बरी करो, ठीक है, डी ग्राउंड करो, रीरूट करो थ्रू पावर कॉरिडोर। सो द कमिटी हैज रिकमेंडेड अंडरग्राउंडिंग ऑफ 80 किलोमीटर ऑफ 33 किलोवाट लाइंस इन राजस्थान एंड 79 किलोमीटर इन गुजरात along with mitigation for other lines through rerouting or insulation।
राइट। सो ये बहुत ही सेंसिटिव आपका एरिया है, और कोई भी इस तरह की न्यूज होती है रिगार्डिंग अगेन योर ह्यूमन एंड योर एनिमल वर्ल्ड कन्फ्रंटेशन या हमारा मॉडर्नाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको अच्छे से कवर करो। आप अपना एक आंसर खुद से ही एक फॉर्म करके पहले से रखो रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंट डाटा। थोड़ा जितना आप लर्न कर सकते हो कि कितने किलोमीटर्स आपका गुजरात में है, कितना आपका प्रायोरिटी एरिया ऐड कर दिया गया है, थोड़ी अगर फैक्ट्स फिगर्स याद कर लोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज है बेटा रिलेटिंग टू चंडीगढ़। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ढंग से नहीं करती, प्रॉपर स्टडीज नहीं करती है चीजों को, तो उसके क्या आपके रिपरकशंस होते हैं, वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो एज ए केस स्टडी। चंडीगढ़ इज कंसीडर्ड अ मॉडल ऑफ स्मार्ट एंड सस्टेनेबल प्लानिंग, लेकिन इसमें एक न्यू लेक जो है वो तैयार की गई थी सेक्टर 42 के अंदर। Here has a different story to tell. Built in 2008 for 3 crore to host religious events and collect rainwater for the city. Rainwater को collect करने के लिए बनाया गया था। And southern sectors, the man-made lake remains dry for most of the year. ये सूखी ही रहती है। And with no natural water source to replenish its dependence on tube well that deplete the groundwater. Tube well से ही पानी भरना है तो फायदा क्या? And the lake has become a symbol of cities faltering water management. तो water management में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहाँ पे हम falter करते हैं, उसमें आप ये केस स्टडी दे सकते हो। So staff at the site say that lake serves little purpose beyond being filled briefly during festival season. Even when it is filled for your Chhat Puja, it is emptied soon after the festival. So it is of no use. So इस point of view से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो in the form of case study, right? हिस्ट्री में जो है बेटा अब हमारा चोला पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज हमारे पीएम जो भी बोलते हैं इनडायरेक्टली वो चीज न्यूज में आ सकती है आपकी, और वो एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो स्टैंडिंग बिफोर द 1000-year-old स्टोन टेम्पल बिल्ट बाय राजेंद्र चोल वन। सो राजेंद्र चोल के टाइम पीरियड को लर्न कर लो, बिकॉज वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। सेट चोला एम्पायर कैरिड फॉरवर्ड इंडियाज एंशिएंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। हिस्टोरियंस टॉक अबाउट ब्रिटेन्स मैग्ना कार्टा इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी इन 1215, बट मेनी सेंचुरीज अगो इलेक्शंस जो है वर हेल्ड इन चोला एम्पायर। ये मैं पता ही है कि वहां पे इलेक्शन जो है वो प्रोसेस होता था। तो ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, चोला पीरियड को लर्न कर लो, आपको इसमें से हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बात करते हैं हमारी हाइड्रोजन पावर की, और इसको अचीव किया इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच और ड्राइविंग पावर कार अर्लियर दिस वीक एट इट्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई, and a key milestone in this quest to build India's first hydrogen powered train. इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, as only a few railway in the world have tried, with the bulk of projects still in the trial. Hydrogen जो है हमारा cleaner fuel है, with reduced dependence on fossil fuel in railway, one of the key players in India's mission. तो इसमें ICF project will increase a share of your renewable energy और better हो जाएगा। Now what is the project? Northern Railway Zone undertook this project, costing has की 136 crore, which began in 2020, वहाँ से शुरू हुआ, and comprises your two major components. First, the conversion of two conventional 1600 HP diesel powered cars into hydrogen fuel cell powered attractions, and second, setting up of hydrogen storage and fueling facility. वो कहाँ पे की गई है? This is important for prelims also, in Jeend, Haryana, with storage capacity of 300 kg clean fuel. Primary design validation जो है and testing is being undertaken by Indian Railway Design and Standard Organization RDSO, और यहाँ पे ऑफिशियल ने भी बताया, ठीक है, for the conversion of 10 coach diesel electric multiple units into hydrogen powered multiple unit with two 1600 HP cars with a train length of your कितनी है इसके अंदर 10 coaches हैं, ठीक है, and it can carry more than 2600 passengers. How will it work? Hydrogen fuel जो है वो हमारा future technology है, is still in emerging field in railway, but there are many challenges and safety concerns, and hydrogen lightest element is highly inflammable apart from being colorless, odorless and tasteless. So as the project involves the retrofitment of the two diesel powered cars into hydrogen fuel cell powered cars, so each powered car will carry 220 kg of hydrogen stored in specially designed आपके cylinders at 350 bar जो है pressure के अंदर. The mounting structure of hydrogen cylinder and fuel cell is critical, and for that rounds of testing जो है वो going on. So even the characteristics of the gas official said
that to minimize the risk, Railway have done computation fluid dynamic study, wherein the worst cases, the hydrogen leak and other failure modes are considered with the continuous monitoring. Now fueling facility कैसे होगी इसको लेके, at the fueling and the storage जो facility है वो जींद के अंदर है. Storage capacity has been divided into two separate spaces, 2320 kg at low pressure and 680 kg high pressure पे है. So facility will be operated and maintained in accordance with the standard and specification of Petroleum Explosive Safety Organization, जो इसको गार्ड करती है, and nodal agency है under the Department of Promotion and Industry and Internal Trade. यहाँ से क्वेश्चन उठाओ, ये सारी स्टेटमेंट्स जो है आपकी प्री के क्वेश्चन में उठाई जा सकती है, इसको ध्यान में रखना है सारी एजेंसीज को, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और इसको अच्छे से कवर करो, टेस्ट भी तैयार करो अपना, रेटिंग टू 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई ऑफ योर वीडियो. मैं जल्दी ही उसको लेके आपको जो है वो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज डाल दूंगी टेलीग्राम पे भी, और उसको हम डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक करो, फीडबैक जरूर दो और शेयर करो. थैंक यू सो मच अगेन.